तो वो मुसल्लत है हम पे ज़माने के जो लुटेरों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नीचे नीचे। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही काबिल एहतराम अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब शुमाली जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब, अमीर ज़िला सरगोदा जनाब अवैस कासिमतुल्लाह साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पंजाब शुमाली जनाब इकबाल ख़ान साहब, कायदीन मोहतरम और आज इस अज़ीमुश्शान जलसा-ए-आम में शरीक सरगोदा के मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानों, भाइयों और मेरी बहुत ही इज़्ज़त माँ बहनों, बेटियों, माओ, सबसे पहले ये शानदार जलसा-ए-आम मुनक़िद करने पर मैं अमीर ज़िला अवैस कासिम साहब और उनकी पूरी टीम को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक भरपूर मुहिम चलाई है, मेंबर साजी की है, लोगों से राब्ता किया है और जो तहरीक जमात इस्लामी लेकर चल रही है उसके लिए ये जलसा-ए-आम इंशाअल्लाह एक महमेज़ की सूरत में, एक नई एनर्जी देने की सूरत में इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होगा। और यहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो इस तहरीक को एक नया रुख देंगे, अपने हौसलों से, अपने जज्बों से, अपने वलवलों से इंशाअल्लाह अवाम के हुकूक़ की यह तहरीक और पाकिस्तान में इस्लाम के इनकलाब की यह तहरीक, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। मैं ख़ास तौर पर अपनी बहनों और बेटियों और अपनी माओं को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपका जो पिंडाल सजाया गया था आपने अपनी हाज़िरी से इसको छोटा कर दिया है और आप बहुत मुश्किल में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपका ये सब्र और हौसला इंशाअल्लाह इस पूरे शहर, इस पूरे ज़िले के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आज का ये जलसा-ए-आम हम नाम करते हैं अपने कश्मीरी भाइयों और अपनी बहनों के, अपने शुहदा के, इसलिए कि आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर वो तारीखी दिन है कि जिसमें भारत ने अपनी फौजें 1947 में कश्मीर में उतारी थी। वो दिन है और आज का दिन है। 77 साल गुजरने के बावजूद भारत का ये जुल्म खत्म नहीं हो रहा। निहत्ते लोगों पर वो बंदूकें चलाते हैं, पैलेट गनों से फायरिंग करके नौजवानों को नाबीना करते हैं, हमारी माओ बहनों की इज्जतें तार तार करते हैं। और कश्मीर, उस कश्मीर में उन्होंने 10 लाख मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया हुआ है। और इस वक्त जो सरकार नरेंद्र मोदी की सूरत में भारत की हुकूमत में है, ये दर हकीकत हिंदुत्व और अपना साम्राज्य जहन रखने वाली सरकार है। ये कश्मीर के लोगों को, वहां मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों को ताज़ीब गाहों में ले जाते हैं, जेलों में डालते हैं और कोई आवाज उठने नहीं देते। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं अपने कश्मीरी भाइयों को, हम सलाम पेश करते हैं अपनी कश्मीरी बहनों को कि चारों तरफ जब वो देखते हैं तो उनकी मदद को कोई नहीं आता। वो पाकिस्तान जिसे सबसे ज्यादा कश्मीरियों के लिए खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान जिसकी फौजें पाकिस्तान की तकमील के लिए हैं और कश्मीर की आजादी के लिए हैं,
वो पाकिस्तान जिसकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी कश्मीरियों को इस जुल्म से निजात दिलाना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी उन्हें ऐसे इशारे नहीं मिलते कि जिसमें उनके लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद हो। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं उन कश्मीरियों को कि आज भी जब उनका कोई जवान इस हाल में होता है कि जान दे रहा हो तो वसीयत करता है कि पाकिस्तान के परचम में लिपटाकर मुझे दफन किया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान किसी जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नहीं है, यह पाकिस्तान किसी नवाज शरीफ का पाकिस्तान नहीं है, यह जरदारी का बिलावल का पाकिस्तान नहीं है। यह पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायद आजम की क़यादत में हासिल किया गया पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को हमने एक नजरिए के खातिर बनाया था, अकीदे की खातिर बनाया था, इस्लामी निज़ाम उसके क़याम के लिए, अमन के लिए, अदल के लिए, इंसाफ के लिए बनाया था। इसलिए अगर हुक्मरान बेवफाई कर रहे हैं, फौज के जर्नलों ने अगर बेवफाई की है, तो कश्मीरी उनकी तरफ नहीं देखते, कश्मीरी पाकिस्तान के आवाम से तवक्को रखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बच्चों को कश्मीर के बारे में बताइए, अपने बच्चों को यह सिखाइए और समझाइए कि सैयद अली गिलानी वो मर्द कलंदर कौन था। वो अजीम इंसान था, 87-88 साल की जिसकी उम्र और आधी उम्र तकरीबन उसने जेलों में गुजारी। उसने इस्तेकामत के साथ भारतीय फौज का मुकाबला किया, उसने पूरी कश्मीरी कौम को उठाकर खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेवफाइयों के बावजूद वो ये कहते रहे कि हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक है और वो पाकिस्तान के हक में नारे लगाते रहे। आप अपने बच्चों को बताइए कि वहां माएं बहनें किस तरह की कुर्बानियां देती हैं और उनसे हमारा ताल्लुक ईमान का ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक अकीदे का ताल्लुक है। इसलिए हम अपने कश्मीरियों को नहीं भुला सकते और उनके हक के खुद इरादियत के लिए और उनकी आज़ादी के लिए जो वो इंडिजिनस तहरीक लेकर चल रहे हैं, हम दामे दर में सुखने उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हुक्मरान अमेरिका की तरफ देखते हैं, ये भारत से दोस्ती की बात करते हैं, इन्हें मोदी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इनसे यही कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड जाने की क्या जरूरत थी। मोदी तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो जाकर दिल्ली चले जाते और उसके पास जाकर बैठ जाते, या गुजरात में चले जाते, उसी गुजरात में कि जहां नरेंद्र मोदी ने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था। उसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, लेकिन बुचर ऑफ गुजरात मुसलमानों का यह कातिल मियां नवाज शरीफ को अगर बहुत पसंद है और वो दोस्ती की पिंगे बढ़ाना चाहते हैं और वो तिजारत आलू टमाटर प्याज की तिजारत पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को अगर ये पामाल करना चाहते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर आपके लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। इसलिए आज आप साजिशें करके, साजबाज करके, बूट पॉलिश करके, आप और आपका खानदान और आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम टाइप की पार्टियां और पीडीएम जिसमें क्या मिस्टर और क्या मौलाना, सब साजबाज करके रिजीम चेंज करके और पीडीएम 2 की केयर टेकर गवर्नमेंट बना के और फिर फॉर्म 47 की बुनियाद पर आप मुसल्लत हुए हैं। आपको पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है और पंजाब जिसे आप अपना गढ़ कहते थे, पंजाब ने आपको मुस्तरद किया है। और पंजाब में भी लाहौर को आप गढ़ कहते थे, लाहौर ने आपको मुस्तरद किया है और आपको इतने वोट भी नहीं दिए कि आप कोई मुकाबले में बराबर के करीब आ जाते। 70,000 जाली वोट डालकर, बल्कि फॉर्म 47 पर लिखकर मियां नवाज शरीफ की सीट उनको दी गई। इतने ही बड़े आप उसूल पसंद थे तो इस सीट से इनकार करते और कह देते कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए। लेकिन आप हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सहारे आए हैं, मसनूई लड़ाइयां लड़ते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करते हैं और कौम के मैंडेट की तौहीन करते हैं। और फिर करते क्या हैं? वो करते हैं जो आप इस सूबे पंजाब में कर रहे हैं। क्या हालात हैं कि गंदुम की फसल की बात आई, किसानों ने मेहनत की, काश्तकारों ने मेहनत की, खून पसीने की कमाई लगाई और कहा गया कि 3900 रुपए मन ये गंदुम किसानों से खरीदी जाएगी।
हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन फिर हुकूमत ने अपना वादा तोड़ दिया और ये गंदुम जो इजाफी तौर पर उगाई गई, मेहनत से उगाई गई, शौक से उगाई गई, वो रुलती फिरी और कोई 2200 रुपए में और 2000 रुपए में भी लेने के लिए तैयार नहीं होता था। काश्तकार, जमींदार मायूस हो गया, किसान मायूस हो गया और हमने उसका असर देखा कि कपास और चावल की फसल पर उसका असर आया है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि जब तुम पूरी कौम से झूठ बोलते हो और झूठ बोलकर अपनी ही ज़राअत जिसमें सबसे ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं, अगर किसी शोबे में तरक्की हो सकती है या इन सब हालात के बावजूद भी 6% तरक्की का रेशो था तो वो ज़राअत का था। लेकिन तुमने अपनी हरकतों से, तुमने इतनी हरकतों से किसान को मायूस किया और इस वक्त बीज नहीं मिल रहा। और जो बीज है वो बीज भी अगर इंपोर्टेड बीज हम लेते हैं तो महंगा पड़ता है और उसमें भी उसको ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जाता है। डीएपी महंगी है, खाद महंगी है, लोग क्या कर रहे हैं और कैसे फसल लगाएं, और उसके नतीजे में चावल की काश्त 30-40% कम हो गई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि पहले की मार्केट में जो हमें थोड़ा सा इसमें पहले हमें एक सपोर्ट क्या मिली थी कि हमें स्पिल ओवर मिला था, इसलिए कि भारत से एक्सपोर्ट कम हुई थी तो हमारी चावल की एक्सपोर्ट बढ़ी थी। लेकिन इस मर्तबा कंपटीशन भी ज्यादा है और हरकतें भी हमारी हुकूमत की ऐसी हैं जिसकी वजह से ये काश मुतासिर हो रही है। और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी इस हुकूमत की है जो पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में बैठी हुई है और किसानों का हक मार रही है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं। आपने मेंबरशिप मुहिम चलाई है और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर किसान कमेटियां बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव और देहात देहात बनाना शुरू करें। किसानों की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इनको पीस के रखा गया है, इनको दबा के रखा गया है, इनको हक नहीं मिलता। ये फसल से पहले भी मकरूज, फसल के इख्तिताम पे भी मकरूज होते हैं और चंद बड़े जागीरदार वो हुकूमती साजबाज के जरिए से विराजमान होते रहते हैं। और वो बहुत बड़े बड़े जागीरदार, हजारों एकड़ रकबा रखने वाले लोग, वो अंग्रेजों के शागिर्द वो टैक्स भी अदा नहीं करते हैं और वो छोटे काश्तकारों का हक भी मारते हैं। इसलिए ये तहरीक जो हमारे हक और इंसाफ की तहरीक है, इसको बस्ती बस्ती मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें। किसानों के हुकूक और किसानों के मसाइल का हल पाकिस्तान में किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं है। गरीबों का और मजदूरों का हक और उनको इंसाफ दिलाना किसी पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये आईपीपीस के खिलाफ लड़ना और इनसे अपना हक हासिल करना पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। ये बिजली के बिल जो बम की सूरत में हम पर गिरते हैं, ये गैस के बिल जो बम की सूरत में गिरते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाना किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं है। इसलिए कि ये जमातें कैसे आवाज उठा सकती हैं जब हम आईपीपीस की बात करते हैं। वो आईपीपीस जो हमारा खून चूस रही हैं, वो आईपीपीस जिसमें चंद खानदानों को मराहत मिली है। और मराहत का भी आलम देखिए कि 2000 अरब रुपए, कोई करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं, 100 करोड़ की बात नहीं, 100 अरब की बात भी नहीं, 2000 अरब रुपए से जायद वो पैसे इन चंद खानदानों को दिए गए हैं कि जिनकी बिजली भी नहीं बनी और उसके पैसे उनको मिले हैं। और ये पैसे कहां से वसूल किए जाते हैं? वो आपके बिजली के बिलों में वसूल किए जाते हैं। ये जो आप अदर टैक्स, फर्दर टैक्स और आप फिक्स चार्जेस और तरह तरह के टीवी टैक्स और उससे पहले पर यूनिट कॉस्ट देते हैं, ये सारे इसलिए हैं कि चंद लोगों के पेट भरे जा रहे हैं, कौम के खून पसीने की कमाई निचोड़ी जा रही है। इन आईपीपीस के खिलाफ ना नून लीग बात करती है, ना पीपी बात करती है, ना पीटीआई बात करती है, ना एमक्यूएम कर सकती है, ना एएनपी करती है, ना जेयूआई करती है। इसलिए कि सारे के सारे इस हुकूमत के निजाम के इससे मफाद हासिल करने वाले लोग हैं, इससे मराहत हासिल करने वाले लोग हैं। इसलिए ये इन चोरों के खिलाफ नहीं बात कर सकते कि जब इख्तिदार में आते हैं तो यही आईपीपीस माफिया,
यही चीनी माफिया, यही आटा माफिया, ये एटीएम की सूरत में इन पार्टियों में मौजूद होते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के नौजवानों की, पाकिस्तान की माओ बहनों की, पाकिस्तान के तलबा की और पाकिस्तान के मजदूरों की अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो वो जमात इस्लामी कर रही है। मैं इस मुबारक जिद्दोजहद पे आपको खिराज अकीदत पेश करता हूं। आप इस जिद्दोजहद को तेजतर करेंगे। आने वाले दिनों में हमने जो मेंबरशिप की है इसको भी जारी रखा जाएगा, इसकी तादाद को भी बढ़ाया जाएगा और साथ साथ मजदूर कमेटियां, किसान कमेटियां, तलबा कमेटियां, तालीमी कमेटियां, स्कूल बचाओ कमेटियां, तालीम बचाओ कमेटियां, किसान बचाओ कमेटियां बनाएंगे इंशाअल्लाह और आवाम की ताकत को मुज्तमा करेंगे। वो लोग जो मायूस होते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी साजिश है कि कौम को अपने मुस्तकबिल से मायूस कर दो, नौजवानों को अपने मुस्तकबिल से मायूस कर दो और कहो कि पाकिस्तान रहने की जगह ही नहीं रही है, यहां हमें जमहूरी आजादियां नहीं है, यहां हमें तालीम का हक नहीं मिलता, यहां हमें रोजगार नहीं मिलता, लिहाजा हमें मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि देखो ये मुल्क, ये अल्लाह ताला का इनाम है, ये बहुत प्यारा मुल्क है। यहां खेत हैं, यहां खलियान हैं, यहां मजदूर हैं और किसान हैं, यहां पहाड़ हैं और दरिया हैं, यहां समंदर हैं और पोर्ट्स हैं, यहां मिनरल्स हैं, यहां गैस है, यहां तेल है, यहां पर सोना है, क्रोमाइट है, यहां कोयला है, यहां कीमती पत्थर है, मार्बल और ग्रेनाइट है। किस चीज की कमी है? जो इस मुल्क में क्या है जो नहीं है? सब कुछ है। और फिर सबसे बढ़कर 25 करोड़ आवाम और उनमें से 40 साल तक की उम्र के 80% लोग हैं, यानी 20 करोड़ लोग हैं और 30 साल तक की उम्र के 15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जहां इतना बड़ा पोटेंशियल हो, जहां इतना बड़ा स्टफ हो, जहां इतने खजाने हो और इन खजानों से आप मायूस हो जाएं और कहें कि यहां कुछ नहीं हो सकता, तो आप जरा गौर तो करें कि इन खजानों के ऊपर जो नाग बनकर बैठे हुए हैं वो कितने लोग हैं? क्या वो करोड़ों में हैं? वो करोड़ों में नहीं है, वो चंद हैं, थोड़े से हैं, लेकिन उन्होंने इस रियासत की ताकत अपने हाथ में रखी हुई है। ये बंदूक की ताकत के साथ पूरी कौम को गुलाम बनाते हैं। ये जागीरदारों और बड़े बड़े वडेरों को सपोर्ट करते हैं, ये बड़े बड़े सरमायादारों के साथ मिलते हैं। ये आटा माफिया और चीनी माफिया, ये आईपीपीज माफिया, इन सबको आप जमा कर लेंगे, ये चंद लाख भी नहीं है और 25 करोड़ आवाम है। तो मैं 25 करोड़ लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इन चंद की वजह से आप अपने मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं तो ये और ताकतवर हो जाएंगे, ये मजीद खाएंगे, ये मजीद लूटेंगे, ये पाकिस्तान को मजीद बर्बाद करेंगे, ये उसे मजीद उजाड़ेंगे। लिहाजा आओ मिलकर इनके खिलाफ उठकर खड़े हो जाओ, इत्तेहाद और यकजहती के साथ भाई भाई बन जाओ। कोई कौम परस्ती की सियासत ना करे, कोई फिरका परस्ती पे हमें ना लड़ा सके, कोई हमें तकसीम ना कर सके। हम हर मजलूम की बात करेंगे। हम देखते हैं पाकिस्तान में, मैं तो यहाँ पंजाब के इस शहर, सितमगर का तख्ता उलट जाएगा, अलम कमली वाले का लहराएगा, दुआएं सुनेगा खुदाए मुजीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। अब बीच में आप अगर ये तराना चलाएंगे तो मैं तकरीर कैसे करूंगा, भूल जाऊंगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो चंद लोग हैं और ये ताकतवर बने हुए हैं, यही बहरान पैदा करते हैं, ये बलोचिस्तान में महरूमियां पैदा कर रहे हैं। ये लापता अफराद जो बड़ी तादाद में वहां मौजूद हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में, और जब ये खबर मिलती है कि कोई लाश आई है तो कितने लोग हैं जो जाते हैं और जाकर ये देखते हैं कि इसमें कोई हमारा प्यारा तो नहीं है, और फिर मायूस होकर वापस आते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका वो प्यारा कहां पर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क दुश्मन हो, जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहा हो, जो दहशतगर्द हो, तो अगर दहशतगर्द और मुल्क के खिलाफ काम करने वाला ये काम कर रहा है तो रियासत की क्या जिम्मेदारी है, फौज की क्या जिम्मेदारी है,
पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्द को पकड़े और अदालत में पेश करे, और अदालत की क्या जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक उस दहशतगर्द को सजा दे। लेकिन दहशतगर्द को सजा देने की सलाहियत अगर अदालतों के पास नहीं है तो पूरी कौम को तो दहशतगर्द मत बनाओ, पूरे सूबे के लोगों को तो मुतनफिर ना करो, उनके अंदर तो अज़बियत की ये जड़ें मजीद मजबूत मत करो, उनके गमो गुस्सों को जो बैरूनी ताकतें इस्तेमाल करके हमें आपस में लड़वाती हैं, तो ऐसे काम मत करो। इसलिए मैं बलोच अवाम से यहां सरगोदा में कह रहा हूं कि हम आपका मुकदमा पंजाब में लड़ सकते हैं, लेकिन आप उन साजिशों में ना आए जिसमें आपको पंजाब के अवाम के खिलाफ लड़वाया जाता है। अगर एक दूसरे का कत्ल करेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो जो ऊपर सब एक हैं, ये सब इकट्ठे होकर फैसला करते हैं, तो फिर ये और ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल हों, कबाइल के लोगों के मसाइल हों, हम सिंध और अंदरूने सिंध के घाड़ियल ज़दा लोग जिनके ऊपर डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया है, कच्चे और पक्के के डाकू बैठे हुए हैं, उनका मसला हो। शहर कराची पूरे पाकिस्तान के लिए एक हैसियत रखता है, माशी शहर है, और हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर वहां पर महरूमियां मौजूद हैं, और इसी तरह लोग तो समझते थे कि ये महरूमियां सिर्फ इन सूबों में मौजूद हैं, लेकिन आज इस जलसे में जो तस्करा अवैस कासिम साहब फरमा रहे थे, जो किसान की सूरत हाल है, जो सड़कों की टूट फूट है, जो ब्लैक मार्केटिंग खाद में और बीज में हो रही है, और जो इस्तेहसाल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यह हर तरफ इस्तेहसाल है और जालिम इकट्ठे हैं, उनकी कोई कौम नहीं है। पूछना चाहता हूं, ये जो आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा किया गया है, इसमें तो बलोचिस्तान के 2 सेनेटर्स ने भी अपना वोट डाला है, तो वो भी तो बलोच हैं, उन्होंने कैसे वोट डाल दिया? और इसी तरह वहां तो सब एक होते हैं, उनकी कोई कौम नहीं होती, उनका कोई फिरका मसलक नहीं होता। देवबंदी बरेलवी एक हो जाते हैं, शिया सुन्नी एक हो जाते हैं, और कौम को देवबंदी बरेलवी में तकसीम करते हैं, कौम को शिया सुन्नी में तकसीम करते हैं, कौम को पंजाबी और बलोच में, और पख्तून और महाजिर में, और सराइकी और हजारेवाल में, और सिंधी और मुख्तलिफ कौमों में तकसीम करते हैं। तो इन चालों को समझ लो, हम एक दूसरे का मुकदमा एक दूसरे के शहरों में लड़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरा पाकिस्तान हर मजलूम की पुष्ट पर खड़ा होगा, हर लापता फर्द की पुष्ट पर खड़ा होगा, लेकिन हम साजिशों का शिकार ना हो, हम अमरीकी कैंप में ना जाएं, हम भारतीय कैंप में ना जाएं, और इस गुस्से और नफरत को मुल्क दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क से, इन जालिमों से हम अपना जो है वो इस मुल्क छुड़वा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए ये जो IPPs माफिया हमारे सरों पर मुसल्लत है, ये जमात इस्लामी है जिसने इसके खिलाफ जिद्दोजहद की है। लोग तो जानते भी नहीं थे। मुझे याद है मेरे पास एक मर्तबा ये इत्तला आई थी कि एक IPP ऐसी थी कि जिसको साल में 28 अरब रुपए दिए गए थे, और उसने 1 मेगावाट बिजली भी नहीं प्रोड्यूस की थी। 28 अरब रुपए, 2800 करोड़ रुपए उसको दिए गए थे। हमने उसका ताक़ुब जब से ही शुरू कर दिया, और अब कई बरस के बाद जब ये मसला एक कौमी मसला बन गया, हमने धरना दिया, हमने एहतजाज किया, हमने हुकूमत को मजबूर किया कि वो हमसे एक तहरीरी एग्रीमेंट करे, और फिर हम घर नहीं बैठ गए। हमने पाकिस्तान के अवाम और ताजरों के साथ मिलकर तारीख साज हड़ताल की, धरने दिए हैं, तहरीक हमारी जारी है। और जिस IPP का मैं तस्करा कर रहा हूं, ये जो 5 IPPs बंद की गई हैं, उसमें वो IPP भी शामिल है। आवाज उठाई जाए, जिद्दोजहद की जाए, मैदान में निकला जाए, मजलूमों को इकट्ठा किया जाए, तो नतीजे आना भी शुरू हो जाते हैं। और आज मैं आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूं कि कल इंशाअल्लाह 8 मजीद IPP से रीनिगोशिएट कर लिया गया है, और उस 100 अरब रुपए का मजीद फायदा पाकिस्तान को होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हमने इस मसले को उठाया था, तो हमने ये कहा था कि हुकूमत में शामिल लोग और हुकूमत के पसंदीदा सनतकार जिनकी ये IPPs मौजूद हैं, वो अपने मुआहिदों को रीनिगोशिएट करें, और साथ में
हम में यह हौसला भी मौजूद था कि हमने पाक फौज से भी ये कहा कि आपकी फौजी फाउंडेशन, उसकी भी 5 IPPs हैं, आप उसको भी रिनेगोशिएट करें। आप हमसे क्यों पेमेंट ले रहे हैं? जो बिजली आप नहीं बनाते हैं, आप क्यों ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं? जब आप कौम से कहते हैं कि कुर्बानी दो, जब आप हमारे बिलों में ये पैसे लगाकर भेजते हैं, तो पाकिस्तानी फौज के तहत चलने वाली जो भी IPPs हैं उनका भी मामला सीधा होना चाहिए। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि ये फौज की IPPs, इनसे भी रिनेगोशिएट किया जाएगा और ये भी अपनी कीमत कम करेंगे। और नहीं करेंगे तो जिस तरह हम शरीफ खानदान की बात करते हैं, जिस तरह हम जरदारी खानदान की बात करते हैं, फिर हम कहेंगे कि फौज में भी चंद लोग हैं जो पूरी फौज की बदनामी का सबब बनते हैं, अवाम और फौज को तकसीम करते हैं। फिर हम उनका भी नाम लेंगे कि कौन है जो इन IPPs पर नाक बनकर बैठे हुए हैं। इसलिए हम न किसी के खिलाफ और न किसी फर्द के खिलाफ बात करते हैं, हम हक और इंसाफ की बात करते हैं। ये सारे लोग, इसके बाद मजीद 18 IPPs हैं। आपकी जिद्दोजहद आगे बढ़ रही है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इतने आराम से ये सारे मसले हल कर देगी हुकूमत? जो गर्दन गर्दन तक करप्शन में डूबे हुए लोग हैं, ये कभी भी अवामी दबाव के बगैर ये काम नहीं करेंगे। इसलिए अवामी दबाव बढ़ाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम एक बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उसके लिए तैयार हैं? हर गली, हर करिया, हर चौक, हर बाजार, हर खेत, हर खलियान, हर तालीमी इदारे, हर जगह से लोग निकलें और फिर एक बहुत बड़ा मार्च करें और इन्हें मजबूर करें कि ये पीछे हटें। हमें कोई खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक रेफरेंडम मुनक्किद करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम से ये राय लेने जा रहे हैं कि हमने तो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर पहले ही हजारों अरब रुपए दे दिए हैं। तुम तनख्वाहदार से तो टैक्स काट लेते हो, लेकिन इन IPPs वालों से तुम इनकम टैक्स भी नहीं लेते। आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों ने पिछले साल 450 अरब रुपए टैक्स जमा कराया था, लेकिन बड़े बड़े जागीरदारों ने, मैं छोटे किसान की बात नहीं करता, मैं छोटे काश्तकार की बात नहीं करता, मैं बड़े जागीरदारों की बात करता हूं, जिनके खानदान का एक आदमी फौज में होता है, एक ब्यूरोक्रेसी में होता है, एक नून में होता है, एक PP में होता है, एक PTI में होता है, एक पे में होता है, एक चे में होता है, और ये सब आकर हम पर मुसल्लत हो जाते हैं। इनकी आपस में तकसीम कार है। मैं उन बड़े जागीरदारों की बात कर रहा हूं, उन सब ने मिलकर 4 अरब रुपए जमा कराए हैं। ये जुल्म का निजाम है। और ये जो IPPs के लोग हैं, एक तरफ इन्हें 2000 अरब रुपए से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट की गई है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी आमदनी पर कोई टैक्स भी नहीं दिया है। इनको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिली है, और अफसोस की बात है कि यह एग्जेम्पशन PPP के जमाने में भी थी, काफ के जमाने में भी थी, नून के जमाने में भी थी, PTI के जमाने में भी थी, और अब फिर ये जो PDM की हुकूमत है, इसके जमाने में फिर से ये एग्जेम्पशन इन्हें हासिल है। ये टैक्स भी नहीं देते और हमारा खून निचोड़ते रहते हैं। इनके खिलाफ जब तक अवामी दबाव नहीं रखा जाएगा, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए रेफरेंडम में हम अवाम से ये राय लेंगे कि चूंकि हम पहले ही ये पेमेंट कर चुके हैं, लिहाजा अगर हुकूमत ने बिजली की कीमत कम नहीं की तो फिर हम इंशाअल्लाह बिल भी अदा नहीं करेंगे। आप इस रेफरेंडम को मुनक्किद करने के लिए तैयार हैं? कोई फर्क छूटना नहीं चाहिए। एक एक घर में जाकर राय लेंगे, चौकों और चौराहों पे कैंप लगाएंगे, माएं बहनें भी ये काम करेंगी, ऑनलाइन भी लोगों की राय लेंगे, और जब ये राय सामने आएगी तो फिर पाकिस्तान के अवाम की ताईद से हम ऐलान करेंगे कि तुम अगर हमें हक नहीं दोगे तो हम बिल नहीं देंगे, तुम IPPs को लगाम नहीं दोगे, हम बिजली का बिल नहीं देंगे। तैयार हैं इसके लिए? तो बस इसकी तैयारी करना शुरू करें। और हुकूमत से कहना चाहता हूं कि हम कोई अनारकी नहीं फैलाना चाहते,
हम नहीं चाहते सिविल नाफरमानी, हम नहीं चाहते कि हालात बिगड़े, पहले ही बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन अगर आप सीधी उंगलियों से ये घी नहीं निकलने देंगे तो फिर हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसलिए ये जो आईपीपी से निगोशिएशन हो रही है और जो आईपीपी बंद की गई हैं और मजीद जो निगोशिएशन है, इसका असर हमारे बिजली के बिलों में आना चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए, वरना हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मसला सिर्फ आईपीपी का नहीं, मसला सिर्फ जमींदारा का नहीं, मसला तो यह है कि कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ये जो बड़े बड़े हमारे इदारे जो पूरी दुनिया में एक मुमताज मुकाम रखते थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसे पीआईए कहते हैं, कितनी एयरलाइंस को इसने ट्रेनिंग दी, एक ग्रो करती हुई एयरलाइन थी, अपने वक्त की जदीद तरीन एयरलाइन थी, मुनाफा बख्श एयरलाइन थी। लेकिन इन जालिम हुक्मरानों ने इस इदारे को तबाह कर दिया और इसके नतीजे में आज यह हाल है कि ये बेचना चाहते हैं और खरीदने वाले लोग नहीं होते। पहले ये इदारों को तबाह करते हैं, करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं और फिर कहते हैं कि चूंकि इदारा तबाह हो गया लिहाजा इसे बेच दो। और जो बर्बाद इदारा होता है उसकी बोली भी ठीक नहीं लगती और औने पौने फरोख्त कर देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टील है, 2008 में मुनाफा बख्श इदारा था और यह मुनाफा बख्श इदारा कैसे लॉस में चला गया, कोई इसका जवाब देने वाला है? कोई पीपी से और नून से पूछने वाला है? कोई पीटीआई से यह पूछने वाला है कि 3.5 साल में आपने भी वादा किया था कि हम ये स्टील मिल चला के दिखाएंगे, आपने भी वो पूरा नहीं किया। और इन सारी पार्टियों ने मिलकर जिस तरह से हमारा हुलिया बिगाड़ा है, अब कहते हैं कि स्टील मिल बेच दो, रेलवे बेच दो, पूरा मुल्क बेच दो और फिर कहते हैं कि ये इदारे इसलिए नहीं होते कि गवर्नमेंट इनको पैसा दे। गवर्नमेंट क्यों पैसा दे? ये मुनाफा बख्श इदारे तबाह जो हुए हैं ये तुम्हारी करप्शन की वजह से हुए हैं। इसलिए जब तुम ये कहते हो कि हम इदारों का बोझ नहीं उठा सकते, तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग ये कहते हैं कि अब हम इन हुक्मरानों का बोझ नहीं उठा सकते। फॉर्म 47 पर मुसल्लत होने वाले ये हुक्मरान, इनका बोझ अब कौम नहीं उठाएगी, इनको उठाकर फेंकना होगा और इसके लिए अपनी जिद्दोजहद को तेज तर करना होगा। इसलिए ये जो अंधी प्राइवेटाइजेशन है, ये अंधी प्राइवेटाइजेशन असासे बेचकर वक्त गुजारने वाली पॉलिसी है, इसमें कुछ हमें नहीं मिलना है। इसलिए ये जो आदाद व शुमार जो हमें शहबाज शरीफ साहब बताते हैं या वजीर खजाना बताते हैं, आप यकीन करें इस तरह के आदाद व शुमार में और पिछली हुकूमत के आदाद व शुमार और उससे पिछली और उससे पिछली और उससे पिछली कोई फर्क नहीं होता। हर एक के दौर में महंगाई कम हो रही होती है, हर एक के दौर में तरक्की हो रही होती है। लेकिन आइए कभी मरियम बीबी किसी आम ग्रोसरी स्टोर पे चलें जिसमें उन्हें अपनी जेब से भी कोई पैसे देने पड़े और वहां पर जाकर हमारी एक किसी शहर की खातून और वो दोनों साथ चले जाएं और जाकर खरीदारी करना शुरू करें, अपनी पहचान ना बताएं, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ रही है। झूठ मत बोलो कौम से, धोखा मत दो कौम को। तुमने हमें महंगाई के अजाब में मुब्तला किया हुआ है, बेरोजगारी के अजाब में मुब्तला किया हुआ है और बजाय इसके कि ऐसे दूर रस इक़दामात करो और तुम अपने इदारों को बेचने की बात करते हो। 13,000 स्कूल सूबाई हुकूमत ने यह तय कर दिया है कि इन स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे, एनजीओज के हवाले कर देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका मैंडेट ये है कि आप सरकारी स्कूलों को चला कर दिखाएं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि जो बजट है, जो अब सैकड़ों अरब रुपए का बजट सूबा पंजाब का है, यह सैकड़ों अरब रुपए का बजट सूबा सिंध का है, इसी तरह केपी का, इसी तरह बलोचिस्तान का, यह सारा तालीम का बजट जोड़ लें और विफाक का बजट भी जोड़ लें, यह भी 2000 अरब रुपए हैं। फिर आईटी सेक्टर का बजट अलग है। यह सारा बजट जाता कहां है और इसमें सिस्टम क्यों नहीं बनता? अगर ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहां 8-8 साल से असातिज़ा को अपॉइंट नहीं किया गया, तो यह किसका कसूर है? इन्हीं हुक्मरानों का कसूर है।
तो बर्बाद कर दिया सरकारी तालीम को। प्राइवेट सेक्टर में जो अक्सर तालीमी इदारे हैं वो उस तरह प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते, इसलिए कि वो कहां से टीचर्स लेकर आए। थोड़ी फीस में उनका गुजारा नहीं होता, ज्यादा फीस होती है तो चंद लोगों तक तालीम महदूद रह जाती है। गोया बुनियादी तालीम पाकिस्तान के गरीबों से छीनी जा रही है, पाकिस्तान की मिडिल क्लास से छीनी जा रही है। इसीलिए आप देखें पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे वो हैं जिनकी उम्रें 5 से 15 साल तक की हैं, स्कूल गोइंग हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान में 40% लोग से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसे हालात में सरकारी स्कूल बेहतर बनाने के बजाय ये कहें कि हम एनजीओज के हवाले कर रहे हैं। जो पिछले इन्होंने हजारों स्कूल हवाले किए थे उनकी 30% भी ऐसे नहीं है जो प्रॉपर चल रहे हो। 70% में एनजीओज ने लूट मार की हुई है। सरकार पैसा देगी और वो अपनी मर्जी से स्कूल चलाएंगे और कहते हैं हम निगरानी करेंगे। जब तुम बराह रास्त तुम्हारे मातहत जो हैं उसकी निगरानी नहीं कर सकते तो एनजीओज की क्या निगरानी करोगे। गोया तालीम इसको सर से उठार कर फेंक रहे हो और बरी जिम्मा हो रहे हो। हम ये नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों को तालीम देना ये सरकार की रियासत की जिम्मेदारी है। और तालीम भी दोहरी तालीम नहीं, तबकाती तालीम नहीं, एक निजाम होना चाहिए। गरीबों के लिए भी एक तालीम, अमीरों के लिए भी एक जैसी तालीम, मिडिल क्लास के लिए भी एक जैसी तालीम। ये कहां से तसव्वुर आ गया कि जितना पैसा डालोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। इसलिए तालीम तिजारत नहीं है, तालीम कारोबार नहीं है। जो तालीम को तिजारत करके चलाता है उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, इसको एजाज समझना चाहिए। हमारी 1400 साल हिस्ट्री है कि तालीम वक्फ की बुनियाद पर होती थी, हुकूमत इसमें जिम्मेदारी उठाती थी और वक्फ की बुनियाद पर लोग काम करते थे। यह कब से शुरू हो गया कि सेहत और तालीम को तिजारत बना दिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हुकूमत ने वो सूरत हाल पैदा कर दी है कि जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर जो बहुत बड़ा बोझ उठा रहा है वो भी अब बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा है। और फिर भाई पॉलिसियां, बिजली के बिल और तरह तरह के टैक्सेस, तो स्कूल कैसे चलेंगे? चंद ही लोग पनप सकेंगे, तालीम कहां जाएगी? कॉलेजों की सूरत हाल भी यही है। यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं मिलती, पसंद की यूनिवर्सिटियों को ग्रांट देकर सेकुलर एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि तालीम के तहफ्फुज के लिए, अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए हमें मैदान में निकलना होगा और हक दो अवाम को इस तहरीक का हिस्सा बनना होगा। इसमें जो लोग भी हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, उनकी कमेटियां बनाएंगे। एक बात अच्छी तरह से याद समझ लें, इन जालिमों ने इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि हमारा जो एहसास है वो भी जाता रहा है। हमारे जहनों में ये बात बिठा दी है कि तालीम तो सिर्फ खरीदी ही जा सकती है। नहीं, जब हम साबुन पर टैक्स देते हैं, जब हम पेट्रोल पर टैक्स देते हैं, जब हम मोबाइल के कार्ड पर टैक्स देते हैं, तो हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर तुम क्वालिटी एजुकेशन भी पैसों में बांटोगे तो ये जुल्म है और तबकाती निजाम है, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। इसलिए इन जालिमों के खिलाफ उठकर खड़ा होना पड़ेगा। अपने स्कूलों के तहफ्फुज के लिए, अपने असातिज़ा के तहफ्फुज के लिए, अपने हक के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कमेटियां हम ऐसे ही रस्मी तौर पर नहीं बना रहे हैं, बल्कि कौम को मुत्तहिद कर रहे हैं। एक बड़ी सियासी कुव्वत में हमें ढलना है और इंशाअल्लाह इस इनकलाब को बर्पा करना है जिससे हमें दूर ले जाया जा रहा है। तो हमारे जहनों में ये बात बिठाते हैं कि तुम्हारा ये हक नहीं है। गरीब का हक है कि सरकारी स्कूल में जाए, पैसे वाले का हक है बड़े बड़े स्कूल में जाए। माजी में ऐसा होता था, अब भी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग मौजूद होंगे, अब भी आला अफसरान में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो छोटे छोटे स्कूलों से पढ़कर गए थे। और एक जमाना वो था कि जब गरीब और अमीर सब एक जैसी तालीम हासिल करते थे, एक जैसे मौके होते थे, फिर जो जितना लायक होता था वो उतना आगे बढ़ता था। इन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया। इसलिए हम अपने हक को हक समझकर आगे बढ़ेंगे। हमें खैरातें नहीं चाहिए। तालीम के मैदान में ये सब कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं मिल रही, तलबा को उनका बुनियादी हक जो यूनियन साजी का हक है पाकिस्तान का आइन देता है, पाकिस्तान में इस हक से को 40 साल से इससे महरूम किया गया है।
ये अवैस कासिम साहब मौजूद हैं, ये नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को के दरवाजे को खटखटाया था और कहा था कि नौजवानों को उनका हक मिलना चाहिए। एक मुबहम सा फैसला करके जान छुड़ा ली गई और उस फैसले में भी ये गुंजाइश थी कि यूनियन के इलेक्शन होते, लेकिन नहीं करवाए गए। अब हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में यूनियन इलेक्शन कराने की ताकीद की गई है। मैं इस्लामी जमीयत तलबा से भी कहता हूं कि पूरी सपोर्ट हम करेंगे इंशाअल्लाह, और नौजवानों को उनको अपना ये हक मिलना चाहिए, ताकि जो तालीमी इदारों में लूट मार है, फीसों का बढ़ना है, लोगों को तालीम से महरूम करना है, तो नौजवानों की एक मुनज़्ज़म ताकत और आवाज जो है वो उठ सके। ये जो आईनी तरमीम की गई है, ये क्या तमाशा है, ये क्या मजाक है। पहली बात तो यह है कि आईन वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिस पर 1973 में एक इत्तेफाक राय था, और इस इत्तेफाक राय में सब शामिल थे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी अर्करेजी से यह काम हुआ था। और इस आईन की खुसूसियत यह है कि इसमें सबके हुकूक भी मुतय्यन है, और यह भी मुतय्यन है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की होगी, कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। और इसमें यह भी मुतय्यन था कि सूद को, रिबा को जल्द अज जल्द खत्म किया जाएगा। इसमें यह तक मुतय्यन था कि 14 अगस्त 1988 तक उर्दू जुबान को कौमी जुबान के साथ साथ सरकारी जुबान यानी तालीमी जुबान बना दिया जाएगा। कुछ भी इन जालिमों ने नहीं किया, लेकिन बुनियादी डॉक्यूमेंट तो मौजूद है। उस डॉक्यूमेंट के साथ जो एक इत्तेफाक राय से बड़े कैनवस में बना, इस 26वीं आईनी तरमीम में इसके साथ जो कुछ किया गया है, तारीख इन जालिमों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने ये साजबाज करके ये 26वीं आईनी तरमीम में आइन का हुलिया बिगाड़ा है। और उन्होंने किया क्या है, बड़ी मुश्किल से यह तय पाया था कि अदलिया का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सीनियरिटी पर होगा, लेकिन इन्होंने अब हुकूमत का गलबा इस पर कर दिया है। पार्लिमान की कमेटी, फिर वजीर आजम और फिर सदर के साइन। गोया अब जो 3 सीनियर जज होंगे वो ये देखेंगे कि हमारे फैसले क्या होते हैं, कहीं हुकूमत नाराज तो नहीं हो रही, और खुद ब खुद इंसाफ कंप्रोमाइज होगा। इसी तरह जुडिशल जो इन्होंने बेंच बनाई है, आईनी बेंच बनाई है, उसके प्रोसीजर का मसला है। गलतियां ही गलतियां हैं, खामियां ही खामियां हैं, कब्जा ही कब्जा है। किन लोगों ने किया है? इस पार्लियामेंट में 2/3 से ज्यादा वो लोग बैठे हुए हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जिन्हें वोट नहीं मिले, जिन्हें मुसल्लत किया गया है। ये हक रखते हैं कि उस आइन के ऊपर ये तैशा चलाएं कि जो एक मुत्तफिका आइन है, और अपनी मर्जी की अदलिया, अपनी मर्जी का अदल और इंसाफ का निजाम बनाए। नहीं जानता तुमने लूटा है सदियों हमारा, तुम तो पहले ही इंसाफ खरीदने वाले लोग हो। पाकिस्तान में जो इंसाफ का निजाम है, अगर इस्लाह करनी थी तो उसका करना चाहिए था ना। इस अदालती तरमीम के बाद सिवाय इसके कि अदलिया पे कब्जा किया है, आम लोगों के लिए इंसाफ का कौन सा रास्ता खुला है? कोई गरीब आदमी इन अदालतों में नहीं जा सकता, मिडिल क्लास भी फारिग हो चुका है। इन अदालतों में 40-40 साल मुकदमे पड़े हुए हैं, उसमें तो कोई इस्लाह नहीं की गई। जिस आईनी बेंच की ये बात कर रहे हैं, उसके 5 मेंबर अगर काम भी करेंगे, मैं कहता हूं 10 मेंबर भी काम करें, तो ये जो 95% वो पिटिशन होती हैं, जो अगर वो क्रिमिनल साइड पे भी होती हैं, तो फिर जब रिलीफ वहां से नहीं मिलता तो वो आईनी पिटिशन बनकर आती हैं। और आईनी पिटिशन तो होती ही ऐसी हैं, फिर कारपोरेट सेक्टर की होती हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद, 90-95% पिटिशन आईनी हैसियत रखती हैं। ये बेंच क्या क्या करेगा? इन्हें तो निजाम को दुरुस्त करना चाहिए था, ग्रास रूट लेवल पर हक और इंसाफ का निजाम कायम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शब खून मारा है। और जो जो भी इसमें शामिल है, उसने कौम के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। कोई सामने आकर धोखा कर गया और कोई किसी के जाल में आके धोखा कर गया है। ये सारे लोग, इनके चेहरे पहचान लो और फिर ये फैसला कर लो कि अब इन्हें हम मुसल्लत नहीं होने देंगे। कोई किसी भी
धोखे में पूरी कौम को लाकर ये जालसाजी करे, हमें ये कबूल नहीं है। और पीडीएम, और मुझे पता नहीं है इस वक्त के मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा सदर हैं या बेकायदा सदर हैं पीडीएम के, इसलिए कि वही पीडीएम दोबारा मुसल्लत हुई है। उसी पीडीएम ने अभी आईनी तरमीम के नाम पर यह खिलवाड़ किया है, यह कौम के साथ मजाक किया है, और जब तरमीम कर दी तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए। ये क्या उसूली और वसूली सियासत का धंधा चलाया हुआ है, कभी उसूली कभी वसूली, ये नहीं चलेगा अब पाकिस्तान में। इसलिए हमने फैसला किया है कि जो कुछ भी है हम मुकदमा लड़ेंगे, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ेंगे। जैसी भी कोर्ट है हम जाएंगे, इसमें कम से कम इन्हें एक्सपोज तो करेंगे, पूरी कौम को बताएंगे तो सही कि ये लोग हक और इंसाफ पर फैसला कर रहे हैं या फिर जो है वो अपनी इजारादारी को कायम करने के लिए फैसला कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों और दोस्तों, मुल्क मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये मुल्क उसी वक्त आगे बढ़ सकता है कि जब पाकिस्तान में वही निजाम हो जिसके लिए लोगों ने कुर्बानी दी थी, जिसके लिए घर बार छोड़े थे, जिसके लिए खानदान कटे थे, जिसके लिए लोगों ने अपने दामन में को वसी करके लोगों को समेट लिया था, लाखों की तादाद में हिजरत करके आने वालों को अपने दामन में जगह दी थी, और सबने मिलकर ये सोचा था कि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाकिस्तान बनेगा। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जहां पर अदल होगा और इंसाफ होगा, जहां पर इंसान इंसानों के ऊपर आका नहीं बनेंगे। हमने तो हिंदुओं से और अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी, काले अंग्रेज हमारे ऊपर आकर मुसल्लत हो गए हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल हक और इंसाफ का निजाम, सच का निजाम, अदल का निजाम, इल्म का निजाम, और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम निजाम है। गलतफहमी ये पैदा की गई कि इस्लाम की बात करो तो कहते हैं कि वो मस्जिद तक है, वो मिंबर तक है, और दुनिया की बात करो तो दुनियावी पैमानों में सियासत होगी। ये सियासत भी दीन के ताबे है, ये हुकूमत भी दीन के ताबे है, ये मईशत भी दीन के ताबे है। और जब हकीकी मानों में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमारी जमीन का निजाम बनेगा, सबको इंसाफ मिलेगा। हम घर नहीं बैठ सकते, हमें उसके लिए जिद्दोजहद करनी है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप देखो फलस्तीन में किस तरह गजा के नौजवान इन हालात में भी पुरुमीद हैं। याह्या सिनवार की शहादत देखी कि जिसे निशाना बनाया गया, 23 साल जेल में रहकर आया था और उसने जेल को भी अपॉर्चुनिटी बना लिया। उसने जेल 23 साल कोई मुद्दत होती है, और वो भी इस्राइल की जेल, इब्रानी जुबान सीख ली, नेटवर्किंग कर ली, और जब वापस आया तो बेहतरीन तरीके से उसने ये जो अल-कस्साम ब्रिगेड है उसको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और जिस टेक्नोलॉजी को और जिस तरीके से उसने नेटवर्किंग की है, 1 साल बारूद का ढेर बना हुआ है, 90,000 टन से ज्यादा बारूद फेंका इस्राइल ने, लेकिन आज तक वो हमास का नेटवर्क नहीं तोड़ सके हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। वो लोग हैं जो इन हालात में भी जब लाशें अपने बच्चों के उठा रहे हैं तो उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि हमारा बच्चा है या किसी और का बच्चा है। मेरी माओ बहनों, किन हालात में फलस्तीन के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। रोज बमबारी है, खेमों पे बमबारी है, अस्पतालों और स्कूलों पे बमबारी है, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो मायूस हुआ हो। सब अल्लाह पे भरोसा करते हैं, रब की किबरियाई बयान करते हैं, रोते जरूर हैं कि यह फितरी तकाजा है, चीखते जरूर हैं कि यह चीखें शायद पाकिस्तान के फौजी जर्नेलों तक पहुंच जाएं, तुर्की के जर्नेलों तक पहुंच जाएं, अरब के शयूख तक पहुंच जाएं। आवाज जरूर देते हैं, मायूस नहीं होते हैं। मलबे पे ढेर पर भी जश्न मनाते हैं, कोई छोटी छोटी खुशी होती है उसको भी बरतते हैं। यह है वो लोग, और हम इन पाकिस्तान के चंद लुटेरों के हाथों मायूस हो जाएं और कहें कि नहीं, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इन लुटेरों को इस मुल्क से हटाना होगा इंशाअल्लाह ताला, और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे कि फिर किसी इस्राइल की हिम्मत ना हो कि वो हमारे किसी एक बच्चे को भी कत्ल कर सके। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी बहनों, फलस्तीनियों से सीखो कि जीते कैसे हैं। कुछ नहीं बचा, हाथ टूट गया, जख्मी हो गया, तो जो छड़ी मौजूद थी वही उठाकर फेंक दी, और ये छड़ी उसने जो फेंकी है ये तमाचा है, अरब और अजम के मुस्लिम हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है।
उनकी फौजों पे तमाचा है कि क्यों तुम उनकी मदद के लिए नहीं निकलते हो। हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम हुक्मरानों पे दबाव डालेंगे, हम उनके लिए जद्दोजहद करेंगे। लेकिन मसला यह है कि जब तक ये निजाम यहां पर मौजूद रहेगा, जुल्म और फसाद का, करप्शन और लूटमार का, चंद हाथों में पूरा इख्तिदार हो और सब गुलाम हो, तो जब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, आओ एक बड़ी जिद्दोजहद का आज़म करो, हौसला करो और आगे बढ़ो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है सदियों हमारा सुकून। हज़रात अब गिरामी, हम पर चलेगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कौमी